सच्ची अपराध कहानियों चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको समय की यात्रा पर ले जाते हैं और सबसे रहस्यमय और विवादास्पद अपराधों की खोज करते हैं। यहां हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बताते, बल्कि उनका विश्लेषण करते हैं, सबूतों की गहराई में जाते हैं और आपके अपने सिद्धांतों को पेश करने के लिए जगह देते हैं। यह चैनल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सहभागिता और संवाद के लिए एक मंच है। हमारी आज की कहानी हमें 1996 में ले जाती है, कोलोराडो राज्य के बोल्डर शहर की एक ठंडी क्रिसमस की रात। सड़कों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी और घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे थे। लेकिन एक घर के अंदर, उन रोशनियों और उत्सव के पीछे, एक त्रासदी छिपी थी जो पूरे शहर को झकझोर देगी और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उस रात रामसेक परिवार की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। 6 साल की छोटी बच्ची जॉन बेनेट, जो सुंदरता और मासूमियत की प्रतीक थी, अचानक गायब हो गई और कुछ भयानक और रहस्यमय परिस्थितियों में पाई गई। उसका परिवार, जो बाहरी दुनिया में आदर्श प्रतीत होता था, वास्तव में एक जटिल रहस्य के पीछे छिपा हुआ था, जिसने आने वाले दशकों तक जांचकर्ताओं और मीडिया को उलझाए रखा। इस कड़ी में हम आपको इस कहानी की हर बारीकी से जानकारी देंगे, उस रात की घटनाओं से लेकर वर्षों तक चलने वाली जांच तक, और उन रोमांचक सिद्धांतों से लेकर अब तक अनुत्तरित सवालों तक। तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। अब चलिए रामसेक परिवार और उस ठंडी रात की कहानी शुरू करते हैं, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रामसेक परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था, जो ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसकी लोग कल्पना करते हैं। पिता जॉन रामसेक एक सफल व्यवसायी थे, जिन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हुए एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, जो उन्हें बोल्डर शहर के सबसे अमीर निवासियों में से एक बनाता था। उनकी पेशेवर सफलता के साथ साथ उनकी मिलनसार व्यक्तित्व ने उन्हें समाज में बेहद प्रिय बना दिया था। उनकी पत्नी पैट्सी रामसेक एक पूर्व ब्यूटी क्वीन थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। पैट्सी की सामाजिक और खुशमिजाज प्रकृति उन्हें परोपकारी और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखती थी, जिसने समुदाय में परिवार की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। परिवार की असली चमक उनकी छोटी बेटी जॉन बेनेट थी, जिसने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था। अपने सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ वह किसी परी कथा की राजकुमारी जैसी लगती थी। छोटी उम्र से ही जॉन बेनेट ने बच्चों की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने चमकते हुए कई पुरस्कार जीते। वह सुंदरता और प्रतिभा का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन इस अद्भुत सफलता के बावजूद परिवार के चारों ओर छिपा दबाव भी था। सौंदर्य प्रतियोगिताओं की दुनिया आसान नहीं होती। यह एक प्रतिस्पर्धात्मक और कठिन दुनिया है, जिसमें अत्यधिक मेहनत और ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसके अलावा जॉन बेनेट को मिली प्रसिद्धि ने अजनबियों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कुछ लोग केवल प्रशंसक नहीं थे, बल्कि शायद उसे करीब से देख रहे थे। यह दबाव परिवार पर गहराई से असर डाल रहा था, भले ही उनकी जिंदगी बाहर से परिपूर्ण लगती हो। तो क्या यही जगमगाती रोशनी और बाहरी दबाव उस त्रासदी का कारण बने, जिसने परिवार को तबाह कर दिया? या उनके बड़े घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? 25 दिसंबर 1996 की रात रामसेक परिवार का घर क्रिसमस की खुशी से भरा हुआ था। परिवार दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जश्न मनाकर रात को अपने घर लौटा था। उस शाम छोटी जॉन बेनेट घर के हर कोने में हंसी और खुशी की लहर ला रही थी। उसने वह खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिसे उसकी मां ने खास इस मौके के लिए तैयार किया था। घर में क्रिसमस की रंगीन रोशनियों की चमक थी और क्रिसमस कैरोल की धुनें माहौल को जादुई बना रही थीं। बच्चे अपनी उपहारों की बाट जोह रहे थे और बड़े बूढ़े नए साल की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। रामसेक परिवार के लिए सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। यह रात किसी अन्य क्रिसमस की रात जैसी ही थी। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, मेहमान विदा हुए और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। उस पल भी माहौल में खुशी और शांति थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंधेरे में छिपा एक साया उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार बैठा था। अगली सुबह पैट्सी रामसेक हमेशा की तरह जल्दी उठी। वह नीचे के मंजिल पर कॉफी बनाने के लिए जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि जॉन बेनेट के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। यह देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि बिस्तर करीने से सजा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी कहीं नहीं थी। पैट्सी ने घर भर में खोजबीन शुरू की। लिविंग रूम कोई नहीं, किचन वहां भी नहीं, यहाँ तक कि प्ले रूम भी खाली था। हर बीतते मिनट के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। जब वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, तो उनकी नज़र एक मुड़ी हुई चिट्ठी पर पड़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस कागज पर लिखी बातें उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। चिट्ठी, जिसे पैट्सी रामसेक ने पाया, बेहद अजीब थी। यह 3 पन्नों की लंबी चिट्ठी थी, जो अंतर्विरोधों से भरी हुई थी। शुरुआत में साफ साफ धमकी दी गई थी,
हम एक छोटी विदेशी संस्था हैं। लेकिन बाकी का पार्ट इतना उलझा हुआ था कि इसे समझना मुश्किल था किसने लिखा और क्यों। चौंकाने वाली बात यह थी कि फिरौती के रूप में मांगी गई रकम $1,18,000 थी। यह रकम एक संयोग नहीं थी, यह वही राशि थी जो जॉन रामसे ने हाल ही में अपने काम से बोनस के तौर पर पाई थी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या चिट्ठी लिखने वाला परिवार को बहुत अच्छे से जानता था? और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह चिट्ठी घर के अंदर मौजूद कागज और पेन से लिखी गई थी। इसका मतलब था कि अपराधी ने घर के अंदर ही बहुत समय बिताया था। चिट्ठी की भाषा ने विशेषज्ञों को भी उलझा दिया। यह विरोधाभासी वाक्यों और असंगत शैली से भरी हुई थी। उदाहरण के तौर पर इसमें सख्त धमकियां थीं, लेकिन साथ ही ऐसी अनावश्यक जानकारियां भी थीं जो संदिग्ध थीं। यह मानना मुश्किल था कि इसे लिखने का उद्देश्य पुलिस को गुमराह करना नहीं था। चिट्ठी में पुलिस से संपर्क न करने की सख्त हिदायत थी, लेकिन घबराई हुई पैट्सी ने फौरन इमरजेंसी सेवा को कॉल किया। उनकी चिंता सिर्फ अपनी बेटी की सलामती को लेकर थी। पुलिस तुरंत रामसे परिवार के घर पहुंची, लेकिन वह चिट्ठी इस भयानक त्रासदी की शुरुआत भर थी। पुलिस सुबह से रामसे के घर पर मौजूद थी, लेकिन जॉन बेनेट का पता दोपहर तक नहीं लग सका। घर की एक और बार तलाशी लेते समय जॉन रामसे ने तहखाने की ओर रुख किया। कोने में बने एक छोटे दरवाजे को खोलते ही एक ऐसा दृश्य उनके सामने था जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। शव सफेद कंबल में लिपटा हुआ था। दृश्य भयावह था। मुंह पर चिपका टेप, गले और हाथों पर लिपटी रस्सी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि बच्ची को सिर पर जोरदार चोट लगी थी, जिससे खोपड़ी टूट गई। इसके अलावा गला घोंटने के निशान भी मिले। इन तथ्यों ने यह संकेत दिया कि अपराध में हिंसा और गला दबाने का मिश्रण शामिल था। पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच के लिए अतिरिक्त फोरेंसिक टीमों को बुलाया, लेकिन सवाल उठ रहे थे, जबरन घुसने के कोई संकेत क्यों नहीं मिले? अपराधी घर के भीतर बिना किसी के ध्यान में आए कैसे घूम सका? ये प्रश्न मामले को जटिल बना रहे थे और जवाब अब भी धुंधले थे। स्पष्ट सबूतों के अभाव में शक की सुई रामसे परिवार पर घूमने लगी। हाथ से लिखे पत्र ने पहली बार संदेह को जन्म दिया। लेखन विशेषज्ञों ने पत्र के लेखन में पैट्सी रामसे की लिखावट से समानता पाई, लेकिन आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। परिवार का घटना के बाद का व्यवहार भी सवालों के घेरे में था। अपने मीडिया इंटरव्यू में माता पिता असामान्य रूप से शांत दिखे, जिससे कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के साथ उनके सहयोग को लेकर भी विवाद हुआ। ऐसा कहा गया कि उन्होंने प्रारंभिक दौर में पुलिस जांचकर्ताओं के साथ गहन साक्षात्कार देने से मना कर दिया, जिससे उनके इरादों और हरकतों पर और शक बढ़ गया। एक और लोकप्रिय सिद्धांत था कि बड़े भाई बक का इसमें हाथ हो सकता है। इस विचार के अनुसार किसी बचकाने झगड़े में जॉन बेनेट की मौत हो गई होगी और माता पिता ने अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए इस बात को छिपाया होगा। हालांकि फोरेंसिक सबूतों ने यह साबित किया कि परिवार का कोई भी सदस्य सीधे तौर पर इस अपराध में शामिल नहीं था। फिर भी यह सिद्धांत जांचकर्ताओं और जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहा। 2008 में आधुनिक डीएनए विश्लेषण तकनीकों का उपयोग जॉन बेनेट के कपड़ों पर पाए गए साक्ष्यों की जांच के लिए किया गया। परिणामों से पता चला कि डीएनए एक अनजान व्यक्ति का था, जिसका परिवार से कोई संबंध नहीं था। इन सबूतों ने परिवार को आधिकारिक तौर पर दोष मुक्त कर दिया, लेकिन असली अपराधी की पहचान उजागर करने में ये नाकाफी साबित हुए। इन निष्कर्षों के बावजूद मामला बंद नहीं हुआ। जांच वर्षों तक चलती रही और नई नई थ्योरीज आती रहीं। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि यह अपराध प्रतिशोध या ईर्ष्या का नतीजा हो सकता है। शायद अपराधी परिवार को सामाजिक आयोजनों या सौंदर्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से जानता था, जिनमें जॉन बेनेट ने भाग लिया था। दूसरी ओर कुछ का मानना था कि यह अपराध एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति का था, जिसने खुले दरवाजे या खिड़की का फायदा उठाया। लगभग हर साल नए सबूत या अफवाहें मामले को और पेचीदा बनाती रहीं। इनमें से एक गवाह का बयान था जिसने कहा कि उसने उस रात हल्की आवाजें सुनी थीं, लेकिन वह उनके स्रोत का पता नहीं लगा सका। कुछ ने दावा किया कि घटना से पहले इलाके में एक अजनबी को घूमते देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। मामला मीडिया का जुनून बन गया, जहां अटकलों और खोजी पत्रकारिता की बाढ़ आ गई। समाचार चैनलों और अखबारों ने परिवार के निजी जीवन से लेकर फोरेंसिक जांच तक हर पहलू को उजागर किया। कई शौकिया जांचकर्ताओं और लेखकों ने उस रात की घटनाओं पर अपनी अपनी थ्योरीज पेश की, जिससे यह मामला आधुनिक अपराध इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। कुछ थ्योरीज इतनी अजीब थीं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, कुछ का दावा था कि यह अपराध किसी गुप्त धार्मिक अनुष्ठान का परिणाम था, जबकि अन्य ने इसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों से जुड़ी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। हालांकि इन सिद्धांतों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर भी ये विचार इस मामले के चारों ओर मौजूद रहस्यमय आभा को दशकों तक जीवित रखे रहे। आज भी जॉन बेनेट रामसे का मामला आधुनिक अपराध इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बना हुआ है।
कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और थ्योरीज का कोई अंत नहीं है। क्या अपराध घर के अंदर से हुआ था, या फिर अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति था? और उस रहस्यमय पत्र का क्या रहस्य था जिसने मामले को और जटिल बना दिया? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस मामले पर आपकी क्या थ्योरी है? क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसे राज हैं जो सामने नहीं आए हैं? अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी रोमांचक कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं सच्ची अपराध कहानियों की अगली कड़ी में।